Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वीक 6। वीक 6 में हम मेथड्स को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। मेथड्स का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है कि जो जैसे फंक्शंस है प्रोसीजरल लैंग्वेज में जिसे हम फंक्शंस कह रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर मेथड्स कहलाएगी। ठीक है, उसको हम तो अभी तक हम मेथड्स को यूज़ करते रहे, अब इन्हीं को थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। मेथड्स के अंदर हम कैसे डिफरेंट मेथड्स की डेफिनेशन के अंदर कैसे डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेथड अभी तक जो हमने मेथड यूज़ किया एग्जांपल में यूजुअली हमने सिंगल पैरामीटर पास किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमने एक से दो से ज़्यादा मेथड्स किसी मेथड को मल्टीपल पैरामीटर्स, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स देने हैं और वो हमें रिटर्न में कुछ देगा। इसके एग्जांपल है, मैं एक मेथड बनाऊंगा मैक्सिमम के नाम से। मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ मेथड के नाम से, सॉरी मैक्सिमम के नाम से। ठीक है, इसको इनपुट आर्गुमेंट में दूंगा 3 वैल्यूज होंगी। मैक्सिमम का फंक्शन है, इसे मैं 3 इनपुट आर्गुमेंट्स 3 वैल्यूज दूंगा, इंटीजर टाइप की या डबल। ठीक है, 3 वैल्यूज एज ए इनपुट। इस पहली वैल्यू लेट से ए है, दूसरी लेट से बी है और तीसरी लेट से सी है। 3 इंटीजर्स हैं या फ्लोट वैल्यूज हैं और इन तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा। फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू लेट से मैक्स, उसको मैं नाम देता हूँ, वो रिटर्न करेगा। जो इनमें से लार्जेस्ट ऑफ 3 होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, हम यूजर से 3 वैल्यूज लेंगे और फिर फंक्शन मेथड को कॉल करेंगे और रिजल्ट जो है वो मेन में रिटर्न होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लें, इसका कोड देख लें। कोड में मैं एक क्लास बना रहा हूँ मैक्सिमम फाइंडर के नाम से। ये मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर मेन का फंक्शन है और अब मुझे 3 वैल्यूज जो है वो यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, स्कैनर की क्लास मैंने बनाई है ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। उसके बाद मैं मैसेज लगाऊंगा कि 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो है वो आप एंटर करें। बाय पहले एक वैल्यू एंटर करेंगे, फिर जो है एंटर का बटन और फिर दूसरी वैल्यू को लिखूंगा, फिर एंटर का बटन और फिर तीसरी वैल्यू लिखूंगा और फिर एंटर के बटन। ठीक है, मैंने मेन के अंदर क्या किया है, एक स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट के नाम से। फिर यूजर से कहा है कि 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपने एंटर करनी है। फिर मैंने उन 3 वैल्यूज को लेने के लिए क्या किया है, 3 डबल टाइप के वेरिएबल्स बना लिए। ये 3 वेरिएबल और इनको इनपुट जो मैंने स्कैनर क्लास का इनपुट ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो इनपुट बनाया इसके लिए मैं नेक्स्ट डबल जो है वो कॉल करूंगा। ठीक है, 3 वैल्यूज यूजर से स्क्रीन पे इनपुट ले लूंगा, फिर मैं मैक्सिमम का फंक्शन कॉल करूंगा, उसे तीनों वैल्यूज इनपुट के तौर पे दूंगा और वो जो आंसर देगा वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फिर ये वैल्यू मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर एम्परसेंड ऑफ .2f भी लिखना है। ठीक है, वो यहाँ स्लाइड में नहीं है। ठीक हो गया जी, अब इस कोड को चला कर देख लेता हूँ मैं।
ठीक है, ये फाइल ओपन। अच्छा, अब देखें, मैंने मैक्सिमम फाइंडर क्लास बना ली है और मेन के अंदर ये सारा कोड जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक हो गया। अब इसमें आ जाता है मैक्सिमम का फंक्शन। ठीक है, ये डायग्राम पे देख लेते हैं। अब जो फंक्शन मैक्सिमम का कॉल होगा वो भी इसी क्लास का एक मेंबर है, मैक्सिमम। ये जो फंक्शन कॉल आ रही है, ये जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन की बॉडी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो देख लेते हैं। फंक्शन जो है वो 3 डबल वैल्यूज को एज ए इनपुट लेगा, मैक्सिमम का फंक्शन। ये 3 डबल वैल्यूज को एज ए इनपुट लेगा। फिर ये पहली वैल्यू को एक्स मैक्सिमम वैल्यू को, पहली वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू के हम मैक्सिमम वैल्यू का एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको एक्स के इक्वल कर देंगे। ठीक है, 3 मेरे पास इनपुट वैल्यूज आई थी, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा वाई जो है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है या नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू में एक्स की वैल्यू मौजूद है, अगर वो बड़ा हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, वो वाई की वैल्यू से मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं जेड को चेक करूंगा वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू में से एक्स और वाई में से जो बड़ी वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू में मौजूद है, तो मैं जेड को चेक करूंगा उससे ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर हुआ तो मैक्सिमम साइज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और मुझे जो है, तो ये सारा कोड जो है रेड बॉक्स के अंदर जितना कोड है, ये क्या कर रहा है, मैक्स एक्स, वाई और जेड में से जो सबसे ग्रेटर जिसकी वैल्यू है उसकी, उसको कहाँ स्टोर कर रहा है, उसको मैक्सिमम वैल्यू के एट्रीब्यूट में स्टोर कर रहा है और फिर यही मैक्सिमम वैल्यू मैं रिटर्न करा दूंगा। ठीक हो गया, ये बड़ा सिंपल इसकी लॉजिक है। हमने सी में इस तरह के बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, तो अब ये इसका कोड कंप्लीट मेरे पास मौजूद है। ये मैंने, अच्छा ये देखें, सारा कोड एक ही फाइल में मौजूद है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंडर क्लास है, इसमें मेन का फंक्शन है और इसमें मैक्सिमम का फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मौजूद है। ठीक है, और ये मैक्सिमम का कोड जो मैंने अभी आपको डायग्राम पे दिखा दिया है। ठीक हो गया, अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं अपना जावा सी फाइल जो है उसका नाम है मैक्सिमम फाइंडर, मैक्सिमम फाइंडर डॉट जावा। इस फाइल को मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल करके अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा जावा की कमांड के जरिए। ये 3 वैल्यूज जो मुझसे मांग रहा है, पहली वैल्यू मैं एंटर करूंगा 8.2, दूसरी वैल्यू एंटर करूंगा 9.7। ठीक है, हर दफा एंटर साथ में कर जाऊंगा। तो तीसरी वैल्यू एंटर करूंगा 6.1। अब इनमें सबसे बढ़िया 9.7, तो ये स्क्रीन पे 9.7 आया है। ठीक है, हुआ क्या है, मैक्सिमम के कोड में आए, मैक्सिमम का जब फंक्शन कॉल हुआ है, मैक्सिमम का फंक्शन जो कॉल हुआ है वो 3 वैल्यूज के साथ कॉल हुआ है और वो 3 वैल्यूज थी 8.2, 9.7 और 6.1। एट पॉइंट टू
9.7 और 6.1। ठीक है, अब पहले जो लाइन चली इसमें, ये जो लाइन जब चलेगी मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को वैल्यू मिल जाएगी 8.2। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू का एट्रीब्यूट है, पहली लाइन चली मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो गया इक्वल टू 8.2। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इज इक्वल टू 8.2 हो गया। ठीक हो गया पहली लाइन चलने के बाद। ठीक है, इस लाइन के चलने के बाद इससे आगे फिर अगली कंडीशन है कि y जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है। उसके बाद ये कंडीशन चलेगी y, चूंकि y की वैल्यू क्या है 9.7 और x की मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या है 8.2, तो चूंकि 9.7 8.2 से बड़ा है तो ये ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर आ जाएगा 9.7। इससे अगली, अच्छा अब ये मैक्सिमम वैल्यू y की इक्वल हो गया। इसके बाद अगली कंडीशन चेक होगी, z जो है मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। अब z की वैल्यू देखें क्या है 6.1 और मैक्सिमम वैल्यू 9.7, जो एक्चुअली y की वैल्यू इस पे ओवरराइट हुई है। तो चूंकि ये ग्रेटर नहीं है, ये वाली अगली जो लाइन है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू z, ये रन नहीं होगी। और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू जो रिटर्न होगी वो क्या वैल्यू होगी, वो 9.7 वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक हो गया, सिंपल एग्जांपल है, बस आपने देखना है सी में आपने ये काम किया हुआ है, बस देखना है जावा के हिसाब से आप कोई चीज गलत ना करें। ठीक है, इसका सैंपल आउटपुट आ गया। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं फंक्शन कॉल करूं math.max, math.max का फंक्शन। ये मैथ की क्लास ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ये पैकेज ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी जो है मैथ की, वो आपके कोड में आपकी जो कोड जो भी आप लिखते हैं उसके कंपाइल टाइम में साथ में ऐड हो जाती है। तो मैथ की एक क्लास है जो लाइब्रेरी में मौजूद है। ठीक है, मैथ की क्लास जो है हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। ठीक हो गया, अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा math.max और से दो वैल्यूज दूंगा। इस क्लास के अंदर जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमें अवेलेबल है उसके अंदर math.max का मुझे दो वैल्यूज दूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इनका मैक्सिमम जो है इनमें से ग्रेटर जो है वो रिटर्न करे। ठीक है, लेट से मैं x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू ले लेता हूँ 5, y की वैल्यू रखता हूँ 3, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 5 रिटर्न करेगा। अगर अच्छा ये जो है math.max 5 3 ये मुझे मैक्सिमम ऑफ 2 देगा। अगर मुझे मैक्सिमम ऑफ 3 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये तीन वेरिएबल्स x y और z में से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अच्छा, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लिखूं y इज इक्वल टू math.max x एंड y। अब ये क्या करेगा, इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो वैल्यू y को दे देगा। ठीक है, x और y में से जोन सी भी वैल्यू ग्रेटर है, और उसके बाद मैं लिखूं y इज इक्वल टू math.max y z, या इसको सिंपलर और कर लेते हैं। पहले मैं मैक्सिमम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको math.max जो है वो
कॉल करे और इसमें एक्स और वाई में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो मैक्स को मिल जाए। फिर इसके बाद मैक्स को जेड से कंपेयर करूंगा, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू अल्टीमेटली मैक्सिमम में आ जाएगी। एक मेथड ये है, और एक मेथड ये है जो आपको यहाँ स्लाइड में नजर आ रहा है कि आप पहले इनर मैथ डॉट मैक्स के जो दो आर्गूमेंट्स, उसमें पहला आर्गूमेंट एक्स और दूसरा जो है वो वाई और जेड, आप तीनों इकट्ठे नहीं दे सकते, तो वाई और जेड को इकट्ठे एक बार मैथ डॉट मैक्स में से के लिए कॉल करें, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो यहाँ रिटर्न होकर पेस्ट हो जाएगी और फिर एक्स के साथ कंपेयर होगी और इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मेथड के अंदर आप ये लाइन भी लिखें तब भी आपको एक्स वाई और जेड में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। इस सूरत में क्या होगा, वैल्यूज थी ये x की वैल्यू है 8.2, y की वैल्यू है 9.7 और z की वैल्यू है 6.1। ठीक है, तो ये जो फंक्शन कॉल है इनर ब्रैकेट्स के अंदर, ये क्या रिटर्न करेगी, इन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न करेगी। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, वो 9.7 है, 9.7। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम का फंक्शन, दूसरी दफा ये आइटरेटिव फंक्शन कॉल्स हैं या रिकर्सिव कॉल्स हैं काइंड ऑफ। एग्जैक्टली रिकर्सिव का वो कंसेप्ट नहीं है जो स्टैक वाला है, लेकिन उसी तरह से बार बार एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब दूसरी दफा यही फंक्शन कॉल होगा 8x की वैल्यू 8.2 के लिए, और जो पिछली दफा मैथ डॉट मैक्स की कॉल का जो आंसर है उसके लिए ये दोनों वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगे और इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, 9.7। तो ये जो रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, ये वैल्यू 9.7 रिटर्न करेगा। और ये लाइन जो हम कहाँ लिखेंगे, ये सारा कोड ये मैक्सिमम के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो हम मैथ की क्लास को यूज करके भी, एक इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके भी हम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ये 2 के लिए आप इसी को बढ़ा दें, 4 के लिए इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करें, तो 2 की बजाय 4 के लिए आपको 4 वेरिएबल्स के लिए भी आपको इनपुट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ z की बजाय एक और बार मैथ डॉट मैक्स की कॉल कर लें। अच्छा, अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, बाज़ एप्लीकेशन में हमें बाज़ रैंडम नंबर चाहिए होता है, जिस रैंडम नंबर को हम, जैसे कि वो डाइस जो होता है उसको जब हम रोल करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इस तरह की सिचुएशन को सिमुलेट करने के लिए हम रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करते हैं। इसके लिए एक और पैकेजेस के अंदर ये जावा पैकेज डॉट यूटिलिटी, इसी के अंदर मैथ की क्लास भी मौजूद है और ये खुद बहुत इंपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इसी में रैंडम नंबर की एक क्लास मौजूद है। इस रैंडम नंबर की क्लास को यूज करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैंडम। ये ऑब्जेक्ट का नाम रैंडम नंबर, सॉरी क्लास का नाम रैंडम है, ऑब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पर रैंडम नंबर्स है। आप कुछ और भी बना सकते हैं, और न्यू रैंडम, इससे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा रैंडम की क्लास का। और ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, या आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर ये रैंडम वैल्यू क्या किसके इक्वल आएगी, रैंडम नंबर्स डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को रैंडमली जनरेट कराना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है रैंडम नंबर्स के नाम से, उसमें रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट का फंक्शन उसके लिए कॉल करेंगे, तो एक ये इंटीजर रैंडम वैल्यू में एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी, एक कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, रैंडम नंबर नॉट नेक्स्ट इंट जो है वो एक रैंडम वैल्यू देगा, लेट्स से 66, और ये 66 जो है रैंडम वैल्यू के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने यूज कैसे करना है, ये चीजें सिंपल है, सिर्फ मकसद ये है कि हम जावा का सिंटैक्स सीखें। आगे जब हम जाएंगे तो हम फिर ऊप के जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट हैं, जो वो हम आगे इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स को पक्का करने के बाद फिर हम ऊप के जो कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये पिछले वीक में और इस वीक में भी, ये प्योरली ऊप की चीजें नहीं है, लेकिन ये जाहिर है ऊप के अंदर भी यूज होंगी। ऊप क्लासेस के अंदर जब हम बनाएंगे
एक्चुअल क्लासेस बनाएंगे जिन्हें हम यूज कर सकें डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। जैसे क्विन टॉसिंग है, उसमें कभी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है 0 या 1। ठीक है, अब रैंडम नंबर अगर हमने लिमिट के साथ जनरेट करना है, ये जो रैंडम नंबर है इसकी ये रेंज है। रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे तो ये रेंज है 2 मिलियन, बल्कि 2 बिलियन, -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक जो वैल्यूज हैं, समथिंग लाइक ये इसकी रेंज है जो इंटीजर हमें जनरेट होगा। लेकिन अगर हम लिमिट लगाना चाहें, जैसे कि मैं सिर्फ जीरो, मैं चाह रहा हूँ कि 1 या 0 में से कोई एक रैंडम वैल्यू आए, तो मैं ये स्टेटमेंट यूज करूंगा। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, मैंने जो नेक्स्ट इंट का फंक्शन कॉल किया है, इसको आर्गुमेंट दे दिया 2। इसका क्या मतलब है, जो आंसर मेरे पास आए वो सिर्फ 1 हो, वो 0 हो या 1 हो। ठीक है, इसे इनपुट आर्गुमेंट देने का फायदा क्या होगा, जो मेरे पास आंसर आएगा वो या 0 होगा या 1 होगा। ठीक, अगर मैं एक 6 साइडेड डाई को रोल करता हूं तो वो भी एक रैंडम वैल्यू आ सकती है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 6 साइडेड डाई क्या है, जो हम ये लूडो खेलते हुए जो जिसको हम शिका कहते हैं। ठीक है, तो डाई का वर्ड है 6 साइडेड डाई। इसको जब हम रोल करेंगे तो एक रैंडमली 1 और 6 में से एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम मैंने एक वेरिएबल बनाया है फेस के नाम से, और रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट को 6 वैल्यू दिया। 6 का मतलब है इसे 0 से 5 तक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये एक फेस के नाम से मैंने ये फेस के नाम से एक इंटीजर मैं बना लूंगा। ठीक है, और रैंडम नंबर जो रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके लिए नेक्स्ट इंट कॉल करूंगा विद ए वैल्यू 6। 6 का क्या मतलब है, मेरे पास इस फंक्शन कॉल के नतीजे में जो आंसर आएगा वो फ्रॉम 0 टू 6 होगा, 0 टू 5 होगा। ठीक है, लेकिन जो मुझे नंबर चाहिए वो 1 टू 6, रोलिंग डाई जो होता है, जो लूडो वाला चिक्का होता है, उसको सिमुलेट करने के लिए मुझे वैल्यू 6 चाहिए। तो अब उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि मैं ये लाइन लिखूं। हल ये है कि मैं जो मेरा आंसर आ रहा है उसमें 1 ऐड कर दूं। ठीक है, ये जो फंक्शन कॉल है रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट डॉट 6, ये मुझे 0 से 5 तक एक वैल्यू देगी देगी उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब 1 ऐड कर दूंगा तो उससे क्या होगा, वो अगर 0 आया था तो 1 हो जाएगा, 2 आया था तो 3 हो जाएगा, 5 आया था तो 6 हो जाएगा। तो वो रेंज 1 टू 6 हो जाएगी, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया रैंडम नंबर जनरेट करने का के लिए कौन सा हम ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। क्लास रैंडम की यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप के एक ऑब्जेक्ट में उसका फंक्शन कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट का ऑब्जेक्ट के जरिए। ठीक है, फिर अब हमने उस वैल्यू को यूज कैसे करना है, उसकी एक एग्जांपल है रैंडम इंटीजर। ये रैंडम इंटीजर की एक क्लास में बनाऊंगा और इसमें ये रैंडमली इंटीजर जनरेट करूंगा। ठीक है, ये क्लास है रैंडम इंटीजर की, इसके अंदर रैंडम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ये क्लास ये मैंने क्लास बना लिया है रैंडम इंटीजर्स के नाम से, और यही फाइल का नाम भी होगा। इसके अंदर मैंने रैंडम नंबर्स के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है रैंडम की क्लास का। ठीक हो गया। अब मैं रैंडम नंबर जनरेट कैसे करूंगा इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। ठीक है, रैंडम नंबर का मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इससे आगे क्या करूंगा, मैं एक फेस के नाम से
फेस के नाम से मैं एक फेस का मतलब यह है कि जो हमने डाइस रोल किया तो उसकी कौन सी साइड ऊपर है जो कि काउंट होती है लूडो की गेम में। फेस के नाम से एक इंटीजर बना लिया। लास्ट वीक हमने लूप पढ़े थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 20 दफा जो है वो रोल को इस डाई को रोल करूँ 20 दफा। तो 1 से लेके 20 तक मैं काउंटर चलाऊंगा और उसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। ठीक है, तो 20 दफा मुझे इस डाई को रोल करना है। हर दफा मैं ये जो लूप है उसके अंदर क्या कमांड चलाऊंगा, रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट 6 और उसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो मुझे वैल्यू मिलेगी इन द रेंज एनीथिंग फ्रॉम 1 to 6 मुझे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम 1 to 6 जो है वो मुझे आंसर मिलेगा ये लाइन जब चलेगी। फिर मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले करा दूंगा इंटीजर वैल्यू को। और अगर मैं ये चाह रहा हूं कि हर 5, ये लाइन क्या करेगी कि हर 5 वैल्यूज के शो होने के बाद नेक्स्ट लाइन कर देगा। ठीक है, ये जो कोड है, ये जो नीचे काउंटर एम्परसेंड 5 इज इक्वल टू 5, ये क्या करेगा, हर 5वीं आउटपुट को शो करने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। काउंटर डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जब 5वीं दफा काउंटर चल रहा है तो उसका रिमाइंडर जो है 0 आना है, फिर 10वीं दफा रिमाइंडर 0 आना है, फिर 15वीं दफा आना है, फिर 20वीं दफा आना है। तो इन इन मौकों पे मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट एलएन मतलब नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। ठीक हो गया। तो अब इस कोड को चला कर देखते हैं। ये कोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रैंडम इंटीजर्स का फंक्शन है, मेन का फंक्शन है, मेन के साथ स्टैटिक वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये मेन के अंदर ही सारा टास्क हमने कर लिया। ये कोड मैं सारा आपको स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको कंपाइल्ड मेरे पास है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रैंडम इंटीजर्स की क्लास है, मैंने कंपाइल पहले से किया हुआ, स्लाइड्स में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब ये देखें इसका आउटपुट। पहले ये देखें 1 2 5 6 4, यानी 1 और 6 की रेंज में ये वैल्यूज है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन आ गया हर 5 आउटपुट के बाद। तो ये 20 दफा रोल डाइस होने से, ये डाई को 20 दफा रोल करने से ये आउटपुट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये बुक का कोड था, मैंने रन करके आपको दिखा दिया। अच्छा, एक चीज जो मैंने भी डिस्कस नहीं की, हालांकि हालांकि ये बार बार यूज हो रही है, ये स्टैटिक का कीवर्ड है जो फंक्शन के साथ लिखा हुआ है। डिक्लेयरिंग main as static allows the Java virtual machine to invoke main without creating an instance of class। मैंने आपको बताया कि जब हम मेन किसी क्लास में बनाते हैं तो उसकी टाइप स्टैटिक रखता हूं मैं। स्टैटिक का मतलब यह है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। जब मैं कोड रन करता हूँ, ये जैसे लेट से मैंने जावा और रैंडम इंटीजर की क्लास रन की है, तो वो जाहिर है वो जाके यहाँ पर मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस क्लास का नहीं बना हुआ, तो ये इसके बावजूद ये कोड रन हो रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि ये मेन जो है ये स्टैटिक टाइप का फंक्शन है। यहाँ पर ये अगर मैं कोई क्लास लेता हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं ये पिछले जो लेक्चर्स हैं, इनमें हम अकाउंट की क्लास बनाते हैं, या जैसे अब अकाउंट की क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट जब मैं मेन से कॉल करूंगा, ये अकाउंट की टेस्ट क्लास मैंने बनाई है, इसमें मेन मैंने बनाया। अब इसके अंदर जब मैंने अकाउंट इस क्लास का गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो वो मैंने एक ऑब्जेक्ट अकाउंट 1 के लिए किया। पहले अकाउंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसके लिए गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल किया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैं रैंडम इंटीजर्स का जो कोड रन कर रहा हूं, उसका मेन का फंक्शन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रन हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैंने इसकी टाइप स्टैटिक रखी है। तो आप ये चाह रहे हो कि किसी क्लास का कोई फंक्शन उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ना हो, बल्कि डायरेक्टली कॉल हो सके,
तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चाह रहा था, जो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम का बनाया हुआ, इसकी टाइप भी देखें तो डबल है। उसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम का फंक्शन कॉल किया विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी क्लास के मेन के फंक्शन में से हमने मैक्सिमम का फंक्शन कॉल किया विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक था। लेकिन जो अकाउंट की क्लास में ये फंक्शन है गेट बैलेंस, ये स्टैटिक नहीं है, इसके साथ स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, तो ये विदाउट एनी ऑब्जेक्ट नहीं कॉल हो सकता। तो स्टैटिक जो हम लिखते हैं उसका मकसद क्या है? फंक्शन के नाम के रिटर्न टाइप से पहले, ताकि उसे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हम, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट रेफरेंस टू एनी ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकें। ये नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम डिस्प्ले, अभी हम ग्रेड बुक के एग्जांपल पिछले लेक्चर में करते रहे, तो उसमें माई ग्रेड बुक डॉट डिस्प्ले मैसेज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना पड़ता था। इसी तरह मैंने आपको कहा कि हमने लाइब्रेरी का एक फंक्शन मैथ डॉट मैक्स यूज किया या मैथ डॉट स्क्वायर रूट यूज करेंगे, तो वो भी हमने विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, पीछे हमने एग्जांपल मैंने आपको एक दी हुई है, ये जो एग्जांपल है मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन हम कॉल कर रहा हूँ। तो अब ये भी देखें, मैथ की क्लास का मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, तो इसका क्या मतलब है? ये मैक्स भी एक स्टैटिक फंक्शन। तो हम अगर अभी तक, चूंकि हम प्योरली ऊप के कंसेप्ट इतने इंप्लीमेंट नहीं किए हमने, हम सिंपली प्रोसीजरल को ही रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया कि हम तो इसलिए हमें ऐसे फंक्शंस बनाने पड़ रहे हैं जिन्हें हम स्टैटिक रखेंगे। ठीक है, ये तो इस वजह से ये मैक्सिमम का फंक्शन मैंने स्टैटिक रखा है, और मेन भी मैं इसी वजह से हमेशा स्टैटिक रखता हूँ।